Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the question bank class 9th fill in the blanks. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए थे। आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ वर्ड दिए जाते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक दिया होता है उस ब्लैंक में चूज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें फिल करना है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मध्य प्रदेश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक व्यापारिक भाषा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, एक इज और दूसरी आर। या हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, तीन हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकती है। तो इसके लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि हमें टेंस आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, एम का इस्तेमाल इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए होता है। सिंगुलर नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एक आता है ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल होता है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आर, जो प्लूरल नंबर के लिए यूज होती है। दे, यू, वी। दे, यू और वी के लिए होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब एम है वो एक अकेले आई के लिए यूज होती है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक के सामने जो सब दिया हुआ वर्ड उसको देखना है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यहाँ पर हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी का नाम दिया हुआ है। हिंदी एक भाषा है और ये एक सिंगुलर नंबर में है, मतलब एक वचन में एक भाषा का नाम दिया हुआ है। जो संख्या में एक होती है उसको एक वचन बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जो संख्या में दो या दो से अधिक होते हैं उसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं और इंग्लिश में प्लूरल नंबर कहा जाता है। तो हमें ये सब्जेक्ट को देखना है, ये सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। तो यहाँ पर हिंदी एक लैंग्वेज है, एक भाषा का नाम आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर इज। सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। वाज और वर, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वाज और वर। तो वाज और वर के बारे में हम जानते हैं। सिंगुलर नंबर के लिए वाज इस्तेमाल होती है और जो प्लूरल नंबर होते हैं सब्जेक्ट उनके लिए वर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ है तो आई का मतलब होता है मैं सिंगुलर नंबर में आता है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखना है शरद। यहाँ पर एक लड़के का नाम दिया हुआ है, एक लड़का। शरद एक लड़के का नाम है और वो क्या है, सिंगुलर नंबर में है, मतलब वो एक वचन में है, संख्या में वो एक है, ठीक है। और जो एक वचन में होता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा यहाँ पर वाज। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। तो यहाँ पर आर्टिकल चूज करने के लिए कहा है, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक में हमें आर्टिकल चूज करना है, ए, एन या फिर दा। तीनों में से कोई एक आर्टिकल चूज करना है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल ए, एन, दा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए, एन और दा आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा को कहते हैं और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ए और एन होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है इस ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को हमें देखना है। अगर ये डेफिनेट वर्ड होगा तो इसके आगे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यूरोपियन लिखा हुआ है, तो डेफिनेट वर्ड कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट वर्ड में आते हैं द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, पठार, नदियों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम। तो ये सारी चीजें डेफिनेट होती है। इनके आगे आर्टिकल दा का उपयोग होता है। तो यहाँ पर यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कोई डेफिनेट वर्ड नहीं है, यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और एन। ए का इस्तेमाल करें या एन का इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है उनके लिए
आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनके लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल होता है। हमें क्या करना है, जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को हिंदी में लिख के देखना है इसे। तो यहाँ पर जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा हमें यूरोपियन। अब हमें इसमें देखना है कि पहला अक्षर कौन सा है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, स्वर है या व्यंजन। यहाँ पर या लिखा हुआ है और या का और या के बीच वाला अक्षर है, मतलब ये क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के लिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ए एन दा। यहाँ पर भी आर्टिकल ए एन दा दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया है उसको देखना है, कहीं वो डेफिनेट वर्ड तो नहीं है। यदि डेफिनेट वर्ड होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो आर्टिकल ए और एन है इनके लिए हमें केवल पहला अक्षर देखना होता है, और दा के लिए हमें पूरे शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड एक पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है इसको, और कॉम्परेटिव डिग्री में गुड को बेटर लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में गुड को बेस्ट लिखा जाता है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव जो तीसरी अवस्था है जिसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री, उसके लिए हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बेस्ट के आगे हम दा का उपयोग करेंगे। तो बेस्ट लिखा, इसके आगे कौन सा उपयोग करना है, हमें कौन से आर्टिकल का उपयोग करना है। इसके बाद में 15th सेंटेंस दिया हुआ है, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। सावधानी पूर्वक चलो, तुम गिर जाओगे। यहाँ पर कंजक्शन दिए हुए हैं, बट का मतलब होता है किंतु या परंतु, एंड का मतलब होता है और, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। कंजक्शन जो होते हैं सेंटेंस के अर्थ के आधार पर चूज होते हैं। हमें सेंटेंस का अर्थ पता होना चाहिए। यदि हम दोनों सेंटेंस का अर्थ कर लेते हैं तो हम कंजक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इसका कोई दूसरा नियम नहीं है। हम अर्थ देखते हैं कौन सा कंजक्शन फिट बैठता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर किंतु मतलब बट का इस्तेमाल करता हूं तो अर्थ किंतु के रूप में निकलता है, तो क्या ये अर्थ हमारा सही बैठ रहा है? देखते हैं हम। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, किंतु यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। सावधानी पूर्वक चलो किंतु तुम गिर जाओगे, अर्थ बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत कंजक्शन यहाँ पर चूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके देखेंगे एंड का इस्तेमाल। अगर मान लो मैं एंड का इस्तेमाल करता हूं तो अर्थ यहाँ पर और निकलता है। देखते हैं अर्थ कैसा बनता है। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, और यू विल फॉल डाउन, और तुम गिर जाओगे। सावधानी पूर्वक चलो और तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर अर्थ बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये वाला कंजक्शन भी यहाँ पर चूज नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट कंजक्शन बचा हुआ है अदरवाइज, अन्यथा। यदि मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर करता हूँ, अन्यथा मतलब अदरवाइज का उपयोग यहाँ पर करता हूँ, तो क्या सेंटेंस का अर्थ सही बैठ रहा है क्या? देखते हैं। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा यू विल फॉल डाउन, अन्यथा तुम गिर जाओगे। सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा तुम गिर जाओगे। सेंटेंस का अर्थ एकदम सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अदरवाइज। यहाँ पर हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? अदरवाइज। ठीक है, ये हमारे 15 सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है।